हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंज फोर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे और ये सेक्शंस इज पार्टिकुलरली रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम ऑफ रेजर बॉडीज। फॉर ए यूनिफॉर्म 5 kg बीम, हमारे पास एक 5 kg का बीम है। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अ बीम, ठीक है। और इस बीम का जो वेट है, उसका जो वैल्यू है वो क्या है, 5 kg है। For a uniform 5 kg beam in the figure, how large is the tension in the supporting cable? ये जो सपोर्टिंग केबल, दो केबल आप देख रहे हो, एक ये केबल है और एक ये केबल है। तो इनका ये क्या है कि इनका टेंशन कितना होगा तो पूछ रहा है। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बीम। ये जो हिंज है, मतलब ये जो आप बीम देख रहे हैं, ये बीम कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रेंड है अबाउट दिस पॉइंट P, और इस पॉइंट P को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं। तो इस हिंज के अबाउट जो है सो बीम क्या है, कॉन्स्ट्रेंट है। तो ये जो हिंज है पॉइंट P पॉइंट पे, वो क्या फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है उसको भी बताने को सवाल पूछा जा रहा है। साथ में टेंशन क्या लग रहा है स्ट्रिंग में, ये भी पूछा जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। क्या है ये, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए ये दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा। पहला रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, और दूसरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशंस फुलफिल कर रहा होगा, क्योंकि ये क्या है तो इक्विलिब्रियम में है सिस्टम्स। अब बात आती है कि यहाँ जो फिगर है इसमें दो स्ट्रिंग है। आपको पता है कि 10 kg का मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की ओर पुल कर रहा होगा विथ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन m/g, जिसको आप बोलते हो। तो अब ऑफ कोर्स अगर ये 100 न्यूटन से पुल कर रहा होगा और इसमें सपोज करो टेंशन फोर्स यहाँ T1 होगा, और यहाँ इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स में मानता हूँ अलॉन्ग द स्ट्रिंग T2 होगा। टेंशन फोर्स हमेशा स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही एक्ट करता है, टेंशन फोर्स यहाँ T2 होगा, ठीक है। अब कुछ फोर्सेस और भी काम कर रहे होंगे, वो पॉइंट, ये जो P पॉइंट है ये हिंज पॉइंट है, तो ये हिंज पॉइंट अब फोर्स कैसा एग्जर्ट कर रहा है बीम पे ये हमें नहीं पता। But for the time being, we are assuming that the two component of the hinge forces are acting on the beam. The first component जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो first component है यहाँ, एक तो horizontal component है, तो मैं assume करता हूँ कि जो horizontal component का जो डायरेक्शन है वो ये है H, और जो vertical component बीम exert कर रहा है वो इस डायरेक्शन में exert कर रहा है और वो भी है। तो दो कंपोनेंट है H एंड V, हमने एज्यूम किया है। जो डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ वो एक एज्यूमशन है। अब इसकी वैल्यू क्या आती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे, उससे एक्चुअली में रियल डायरेक्शन डिसाइड होगा। तो H एंड V क्या है, H, V आर द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल component of force exerted by hinge on beam, ठीक है। ये हमारा एज्यूम्शन है, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं। बाकी फोर्सेस तो आपको दिख रहा होगा, टेंशन T2, तो टेंशन T2 का दो कंपोनेंट होगा भाई। कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा T2 sin 37 डिग्री, और एक होगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है, टुवार्ड्स द हिंज, ये क्या हो जाएगा तो T2 cos 37 डिग्री, T2 cos 37 डिग्री। तो अब अगर देखें सारे फोर्सेस आपको यहाँ दिख रहे होंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये अगर जो आपका रिजिड बॉडी है ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा। तो अगर ट्रांसलेशनल कंडीशंस फुलफिल हो रहा है तो टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, ठीक है, टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे
तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट वी चूज एज ए ओरिजिन। मैंने पढ़ा है इस चीज़ को कि अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशंस फुलफिल हो रहा होगा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा उस सिस्टम का वो क्या होगा, तो सेम होगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन। लेकिन यहाँ मैं प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट P के अबाउट ही टॉर्क कैलकुलेट करता हूँ सारे फोर्सेस का जो यहाँ सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या होगा, वो टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो टोटल नेट टॉर्क एक्टिव होने सिस्टम शुड बी 0, क्योंकि बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टोटल नेट टॉर्क बॉडी पे सारे फोर्सेस की वजह से लग रहे होंगे वो 0 होने चाहिए। तो इसीलिए कैलकुलेटिंग द टॉर्क अबाउट द हिंज, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेटिंग द टॉर्क अबाउट द हिंज। तो दो फोर्सेस जो है ये V और H, इनकी वजह से टॉर्क का लगना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि जो इन दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन है ये पॉइंट P से, ठीक है, हिंज पॉइंट से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। इसीलिए इन दोनों फोर्सेस की वजह से हमारा कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है टॉर्क के टॉपिक को तो आप जाके देख ले। जब भी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन अगर आपको एक्सिस को पास करते हैं, ठीक है, तो उनका टॉर्क मतलब उस पॉइंट के अबाउट किसी भी रिजिड बॉडी पे 0 होता है, ठीक है। तो टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये टेंशन फोर्स T2, ये जो आपका टेंशन फोर्स T1 है। और एक और चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ कि ये 5 kg का बीम है और साथ में ये लिख रखा है कि यूनिफॉर्म बीम है, एक यूनिफॉर्म 5 kg का बीम है। तो किसी भी यूनिफॉर्म 5 kg का जो बीम होगा उसका जो सेंटर ऑफ मास है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो ये चूंकि यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर होगा बीच में। देखो ये 140 सेंटीमीटर का रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं 70 सेंटीमीटर पे इस पॉइंट पे जो है सो mg फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा, मतलब 50 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा। m इंटू जी मतलब 50 न्यूटन। तो अब ये भी फोर्सेस टॉर्क में कंट्रीब्यूट करेंगे अबाउट द पॉइंट P जो है, सो ठीक है। तो वी आर नाउ कैलकुलेटिंग इट। और एक चीज़ और देख ले कि यहाँ जो टेंशन T1 है इसकी वैल्यू क्या है, 100 न्यूटन है, क्योंकि अब यहाँ से देख ले T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो जब आप पॉइंट P के वो टॉर्क निकालोगे सारे फोर्सेस का, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोर्सेस इस T1 फोर्स का टॉर्क निकालते हैं इस पॉइंट P के अबाउट। तो क्या लिखते हैं, T1 और इनका 140 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट P से। तो T1 हो गया, मतलब टेंशन फोर्स की वैल्यू T1 और T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया 140 सेंटीमीटर, तो 1.4 मीटर, T1 इंटू 1.4। अब देखो ये जो टॉर्क लग रहा होगा T1 की वजह से, जो टॉर्क मेरा टेंशन फोर्स जो लग रहा है यहाँ से, देखो ये जो T1 है बीम पे T1 ऐसे लग रहा है, तो इस T1 की वजह से जो टॉर्क लग रहा होगा वो रॉड को किस तरह घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। तो मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ उसमें यह एज्यूम कर रहा हूँ कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज जो टॉर्क होगा, टॉर्क उसको मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, सॉरी इसको मैं निगेटिव मान के चल रहा हूँ। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा उसको मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। तो अभी फिलहाल जो है सो मैं पहले एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, फिर क्लॉकवाइज टॉर्क कैलकुलेट करूँगा। तो कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा उसको समझो। एक जो टेंशन ये देखो T2 sin 37 डिग्री है, ये इस बीम को इस पॉइंट P के अबाउट जो टॉर्क देगा वो कहीं ना कहीं इधर घुमाने देगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, ठीक है। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ सिर्फ एक ही फोर्स दे रहा है, बाकी जो दो फोर्सेस है 50 न्यूटन के और 100 न्यूटन के वो क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहे हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ से क्या चीज़ कि T2 sin 37 डिग्री इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस टेंशन का इस P से कितना डिस्टेंस है, तो 70, यहाँ से देखो 100 सेंटीमीटर है, ये क्या है, ये जो है 100 सेंटीमीटर का लेंथ है। तो इनटू यहाँ पे पॉइंट क्योंकि 100 सेंटीमीटर है तो ये कितना मीटर हो गया, उसको 100 से 1 मीटर हो गया, दिस इज 1 मीटर, ठीक है।
तो तुम यहाँ लिख दो यहाँ से इंटू 1, ठीक है। अब इसके बाद देखो माइनस 50 सेंटीमीटर का जो वेट है इस बीम का, ये टॉर्क इसको इस इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क देगा, तो ये हो जाएगा -50, ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड 50 और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 70, तो इंटू यहाँ पे 0.7, ठीक है, इंटू 70, ये हो गया टॉर्क। और फिर माइनस यहाँ देखो ये इसका हो गया 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन का डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट पी से 140, तो -100 और इंटू 1.4 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो तो मतलब हो गया नेट टॉर्क जो हो गया पॉइंट पी के अबाउट, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ से कि साइन 37 डिग्री को तो कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है कि साइन 37 मतलब क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें ये एंगल क्या होता है 37 डिग्री होता है, ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5। तो साइन 37 डिग्री मतलब क्या, 3/5 और 3/5 मतलब 0.6। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ T2 इंटू 0.6 माइनस यहाँ पे 35 और माइनस यहाँ पे 140 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कितना निकलेगा, T2 इंटू 0.6 माइनस 175 इज इक्वल टू 0। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 175 बाई 0.6, और जब तुम इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1750 बाई यहाँ पे 6। इसका जब तुम वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा तुमको 291.66 न्यूटन। तो तुमने T2 की वैल्यू तो निकाल दी, टेंशन फोर्स जो T2 है उसकी वैल्यू हम लोगों ने रोटेशनल इक्विलिब्रियम के फॉर्मूला से निकाला। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, दिस इक्वेशन इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, समझ लीजिए इसको, दिस इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बीम अबाउट पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क था वो 0 हम लोगों ने उसको इक्वेट किया, क्योंकि ये एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस था। और ख़ास तौर पे जो मैंने पॉइंट P के अबाउट ही कैलकुलेट इसलिए किया, मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन P के अबाउट कैलकुलेट करने से मुझे एडवांटेज ये मिला कि जो हिंज फोर्सेस जो थे वो उसी पॉइंट P से पास कर रहे थे, तो इसकी वजह से टॉर्क कैलकुलेट करने का कॉम्प्लेक्सिटी हमें नहीं मतलब फॉलो अप करना पड़ा। तो मैंने टेंशन T2 निकाल लिया। अब हम चलेंगे लीनियर जो हमारा आपका मतलब इक्विलिब्रियम है, मतलब जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का जो दो कंडीशन है, क्योंकि ये क्या है एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होना चाहिए। हमारा जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है फ्रॉम कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हम लोग अप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ जो टेंशन फोर्स T2 लग रहा था, इसका दो कंपोनेंट था। एक कंपोनेंट था ये था T2 साइन ऑफ 37 डिग्री, और एक कंपोनेंट था ये जो T2 कॉस ऑफ 37 डिग्री। उसके बाद P पॉइंट जो था, हिंज पॉइंट पे दो फोर्सेस हमने एज्यूम किए थे, एक माना था मैंने वर्टिकल फोर्सेस V और एक माना था हॉरिजॉन्टल फोर्सेस H। साथ में टेंशन फोर्स यहाँ T1 जो एक्ट कर, यहाँ जो टेंशन फोर्स T1 है, जो बेसिकली इधर भी T1, क्योंकि स्ट्रिंग के अराउंड आपको टेंशन फोर्स पता होगा कैसे एक्ट करता है, और ये रहा mg मतलब ये 100 न्यूटन। साथ में यहाँ इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो है सो हमारा एक फोर्स लग रहा है, इस बीम का वेट जो क्या है 50 और न्यूटन है, क्योंकि इसके बीम का वेट क्या है, मास ऑफ द बीम क्या है, तो 5 kg है। तो अब बताओगे क्या चीज़ की सम ऑफ, अब क्या है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलता है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सम ऑफ द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस मस्ट बी 0, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो है सो ये दो कंडीशन है इसके, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है,
इक्विलिब्रियम है इस रॉड का, ये बीम जो आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसके दो कंडीशन है कि सम ऑफ द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो, सम ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एच डायरेक्शन, ठीक है, इज जीरो, क्योंकि इसको सम ऑफ द फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स। उसी तरह से जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा कि सम ऑफ द फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो। देखो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स एच लग रहा है इधर और इधर लग रहा है टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैं इस डायरेक्शन को मानता हूँ कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा एच माइनस T2 cos of 37 डिग्री एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो H इज इक्वल टू T2 cos of 37 डिग्री। T2 की वैल्यू मैंने क्या निकाला था 291.66 और cos 37 डिग्री मतलब कितना, तो 4/5 0.8, ठीक है। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली जो आ जाएगा 233.428 इसकी वैल्यू आएगी, ये मतलब 233.428 इसकी वैल्यू आएगी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। एंड इन सिमिलर केसेस ये तो था कि सम ऑफ द फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी जीरो। उसी तरह से चूंकि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ द फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड आल्सो बी जीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, V लग रहा है, हिंज के द्वारा जो फोर्स लगा V, साथ में फोर्स लगा प्लस T2 sin 37 डिग्री। तो अब माइनस यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में 50, क्योंकि अब मैंने इधर के डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव माना है और इधर के डायरेक्शन में फोर्स को नेगेटिव माना है, तो ये हो गया -50 और माइनस यहाँ से कितना लगा -100 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया V बराबर कितना 150, यहाँ से आ गया 150 माइनस T2 की वैल्यू मैंने निकाला है 291.66 और इंटू यहाँ पे sin 37 डिग्री मतलब 0.6। तो जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा लगभग जो है 150 माइनस 175 के अराउंड ये आएगा। 150 माइनस 175 के अराउंड मतलब माइनस ऑफ 25 न्यूटन जो है ये वर्टिकल फोर्सेस होगा। अब ये देखो ये वर्टिकल फोर्सेस की वैल्यू आ गई -25 न्यूटन। मतलब ये जो तुमने डायरेक्शन यहाँ एग्जिबिट किया था कि जो फोर्स अप्लाइड बाय द हिंज वर्टिकल है वो एक्चुअली में आफ्टर द कैलकुलेशन इट इज फाउंड दैट द फोर्स इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एज्यूम्ड डायरेक्शन। तो मतलब V जो फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली में इधर हिंज फोर्सेस जो है वो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, 25 न्यूटन का फोर्स हिंज वर्टिकली डाउनवर्ड लगा रहा है। तो हिंज फोर्सेस हमें पता नहीं था, लेकिन हम लोग जो है सो इक्विलिब्रियम के कंडीशन का इस्तेमाल करके हिंज फोर्सेस भी कैलकुलेट किया और साथ में टेंशन फोर्स भी कैलकुलेट किया। ये सवाल एक रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम का एक बेसिक कंसेप्ट को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।